नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। आज फिर होगी दोनों देशों के बीच बातचीत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बैठक 10 मई को डीजीएमओ की पहली वार्ता हुई थी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल की बैठक आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपको बताया भारत पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था उसके बाद ये पहली वार्ता होने जा रही है। दोपहर करीब 12 बजे डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ पहली वार्ता करेंगे और साथ ही जो तनाव बढ़ता जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच उसको कम करने को लेकर आज डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत आज करीब 12 बजे और सबकी निगाहें होंगी कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जब डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी तो आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही समझौता तो कर लिया है, लेकिन अभी भी भारत की ओर से पाकिस्तान को बड़ी राहत नहीं मिली है क्योंकि पानी पर रोक है, व्यापार पर रोक है। और आज जब दोपहर 12 बजे डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती है, किन चीजों पर समझौता होता है और क्या भारत जो पाकिस्तान का पानी रोके हुए है उस पर क्या एक बार फिर से चर्चा होती है या फिर नहीं। आपको बताएं कि जब करीब 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और साहस के बल पर पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है। सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति, कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, चूंकि मैं भी एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं, इस नाते पाकिस्तान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि दुर्जन स्वस्व भावेन पर कार्य विनश्यति
नोदक तृप्ति मायाति मूसक। वहीं केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। संक्रमण के चलते कुछ दिनों पूर्व बंद किया गया घोड़े खच्चर का संचालन अब शासन की अनुमति से फिर शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि श्रद्धालु आसानी से धाम तक पहुंच सके। घोड़े खच्चर संचालक श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से लाने ले जाने का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और सुनिश्चित कर रहा है कि संक्रमण जैसी समस्या दोबारा न होने पाए। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगोत्री धाम में उमड़ रही है। लगातार बदलते मौसम और हल्की वर्षा के बावजूद मां गंगा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्साह के साथ धाम पहुंच रहे हैं। कभी बारिश कभी हल्की धूप के बीच श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव से दर्शन कर रहे हैं। गंगा पुरोहितों का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता श्रद्धालुओं की आस्था को कम नहीं कर पा रही है। मां गंगा का आशीर्वाद लेकर श्रद्धालु सकुशल अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफ़ी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि मां गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। वहीं केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर लगातार बारिश के बीच एक नेपाली पिट्ठू द्वारा एक भीगे हुए बालक को पुलिस चौकी लाया गया। बच्चे को हीटर और कंबल देकर सुरक्षित रखा गया। पुलिस ने लगातार बालक के पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण उनका फोन बंद था। कुछ समय बाद संपर्क हुआ और वे घबराए हुए पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस ने बच्चे को सकुशल पिता को सौंपा। परिवारजनों ने पुलिस की सहायता के लिए आभार भी व्यक्त किया। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जातिगत जनगणना से देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आकलन संभव होगा। भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को नजरअंदाज किया और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। वहीं देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत एक बार फिर से चरम पर है। बीजेपी ने हाल ही में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी, जबकि कांग्रेस इसका श्रेय अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी ने संसद में जातिगत जनगणना की मांग की थी तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब बीजेपी इसे लेकर श्रेय लेने की होड़ में है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि इस मुद्दे पर किस दल का क्या योगदान है। सरकार ने भी फैसला लिया और अपनी कैबिनेट में ये फैसला लेके जातिगत जनगणना कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने की कोई होड़ में है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, भाजपा कह रही है कि हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठों की जमात है। जब राहुल गांधी देश की संसद में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद अनुराग ठाकुर ये बयान दे रहे थे कि जिसको अपनी जाति की नहीं पता वो जाति जनगणना करा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा कि जाति जनगणना की मांग करने वाले देश के एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग को बांटना चाहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को बांटना चाहते हैं। ये विभाजनकारी है। भारतीय जनता पार्टी के ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा तमाम नेताओं के बयान है जो जातीय जनगणना की खिलाफत कर रहे थे।
भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन इस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप के एक्स पोस्ट को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। धस्माना ने कहा कि राष्ट्रीय हित में फैसले पारदर्शिता से होने चाहिए और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, भारत शांत नहीं बैठना चाहिए। देखिए, कल भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ट्रंप के द्वारा एक्स पर पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ है वो इंदिरा गांधी ट्रेंड हुई है। पूरे देश ने कल इंदिरा जी को याद किया। 1971 और ये 2025, इतना लंबा समय, इतने लंबे समय बाद देश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को लोगों ने जिस प्रकार से याद किया, जिस प्रकार से उनका लौ महिला होने का जो एक पूरा देश और दुनिया में उनका नाम था, उसको जिस प्रकार से स्मरण किया गया, ये प्रत्येक देशवासी के लिए और विशेष तौर पे कांग्रेसी के लिए गर्व की बात है कि इंदिरा गांधी वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने निक्सन की तमाम धमकियों के बाद भी सातवां बेड़ा भेजेंगे हिंदुस्तान को जिस प्रकार से डराया गया, लेकिन इंदिरा जी ने उनका टेलीफोन तक रिसीव नहीं किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये इंदिरा गांधी थी। कल जब ट्रंप ने एक्स पर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का ऐलान किया, निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में एक टीस उठी और उस टीस का कारण था कि लोगों ने इंदिरा जी के उस शौर्य को, इंदिरा जी की उस बहादुरी को, इंदिरा जी के उस निर्णय को कल सराहा है। आज तक वो ट्रेंड कर रहा है और लोग इंदिरा जी का याद कर रहे हैं जिन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल बैठा करके आत्मसमर्पण करवा दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा जी को शत शत नमन करते हैं ऐसे मौके पर। भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिनों के संघर्ष के बाद शनिवार को युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन सीमाओं पर तनाव बरकरार है और इस बीच काशीपुर में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सरकार और सेना को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम में निर्दोषों की हत्या करने वाले आतंकियों को करारा जवाब दिया है। विधायक ने बताया कि भले ही युद्ध विराम लागू हो गया हो, मगर पाकिस्तान की ओर से हमले जारी है और भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। तो वहीं खटीमा तहसील सभागार में वरिष्ठ पत्रकार केदार सोनकर की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार बैठक में उत्तराखंड मीडिया क्लब खटीमा का गठन सर्वसम्मति से किया गया। सफल संचालन में गोरखनाथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके तहत खटीमा के अनुभवी पत्रकार दीपक फुलेरा को नवनियुक्त अध्यक्ष और साथ ही गोरखनाथ को सचिव के रूप में चुना गया। समारोह में पत्रकारों ने नवनियुक्त सदस्यों का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया और पत्रकार हित, अधिकार और स्वतंत्रता, नैतिक पत्रकारिता और सहयोग पर भरपूर चर्चा की। तहसील के सभागार में स्थानीय पत्रकारों की एक बैठक हुई है और उसमें उत्तराखंड मीडिया क्लब खटीमा का यहाँ पर गठन किया गया है। इस गठन का मुख्य उद्देश्य खटीमा के पत्रकारों के हितों के संवर्धन, स्वच्छ पत्रकारिता के साथ साथ जो मुद्दे पत्रकारों के प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाना और प्रशासनिक स्तर तक आगे पहुंचाना, उनका समाधान करना हमारा रहेगा। पत्रकारिता को स्वच्छ तरीके से किस तरह से हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक स्वच्छ पत्रकारिता जो लगातार एक दूषित होती जा रही है उसको स्वच्छ करना हमारा मूल उद्देश्य होगा और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से हम अपने संगठन के माध्यम से किस तरह से आगे उठा सकते हैं, किस तरह से आम जनता की आवाज़ बन सकते हैं, इस संगठन के, इस क्लब के माध्यम से उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और बेहद खुशी है कि आज के दिन इस बैठक के माध्यम से हमने उन सभी जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारी प्रण है, उन पर संकल्प लिया है कि उन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और पत्रकारिता को बेहतर कर एक स्वच्छ पत्रकारिता का माहौल खटीमा में बनाने का काम करें। तो वहीं बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज हरिद्वार में होने वाले गंगा स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए शहर को 8 जोन और साथ ही 21 सेक्टर में बांटा है। रविवार देर रात से भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी और साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया जाएगा। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। तहसील के सभागार में स्थानीय पत्रकारों की एक बैठक हुई है, उसमें उत्तराखंड मीडिया क्लब खटीमा।
वहीं चारधाम यात्रा और बुद्ध पूर्णिमा स्थान को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यूपी उत्तराखंड सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खास तौर पर नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस बल और परिवहन विभाग की टीम ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में जुटी हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेडिकल व्यवस्था भी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी चौकसी के तहत बिना रजिस्ट्रेशन यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है। कि चारधाम यात्रा अपने इनिशियल स्टेज पे है। साथ ही कल हमारा बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा स्नान है और अच्छा वीकेंड भी इस बीच पड़ा था, 3 दिन की छुट्टियां। थोड़ा जैसा हम अपेक्षा करें तो उस हिसाब से उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन इनफ्लो काफ़ी है। हमारा ये जो नारसन चेक पोस्ट है, यहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर मैक्सिमम टाइम यहीं पर रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे जो हमारे हैवी व्हीकल हैं, इनको हम जो वीकेंड के पीरियड है, वीकेंड जो हमारा आता है जब भी, तो उसमें दिन के समय नहीं छोड़ते। तो ये एक लाइन में ये चल रहा है। यहाँ पर प्रॉपर ये डाइवर्जन प्लान अगर ज़रूरत पड़े वो चेक करके उसको चलाते हैं और गाड़ियों को होल्ड पे रखा जाता है। तो हम लोग पूर्णतया दुरुस्त हैं, तैयार हैं, सतर्क हैं। इसके बाद जो अगला चेक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ARTO की टीम वहाँ पर है, हमारी पुलिस की टीम प्रॉपर चेकिंग कर रही है, रजिस्ट्रेशन चेक कर रही है। जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उसको हम सलाह दे रहे हैं और वहीं से अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको यूटर्न देना या जो आगे का प्लान है वो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। कितना चल रहा है ये जो कल का जो बड़ा स्नान है, ये तो इसमें तो लाखों लोग आते हैं। तो आज हमारी ब्रीफिंग भी थी और हमारा मानना है कि 10-15 लाख लोग तो आज और कल में विजिट करेंगे ही। डाइवर्जन प्लान डिपेंड करता है कि शहर में आगे क्या स्थिति है। अगर हरिद्वार लोड लेने की स्थिति में रहता है तो हम थोरो करते हैं। अगर बाय द वे वहाँ पैनी कुछ ज़्यादा लोड हुआ तो डाइवर्जन प्लान फिर हमारा नगला इमरती से चलता है। फोर्स यहाँ हमारे कोतवाल साहब जो इंस्पेक्टर मंगलौर हैं वो इन दोनों चेक पोस्टों को सुपरवाइज करते हैं। उनका मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रहता है। हमारे CO मंगलौर इस चीज़ को लगातार देखते रहते हैं और एक प्लाटून PAC बाकी हर थाने से, मतलब हमारे हर पॉइंट पे कम से कम 3-4 सब इंस्पेक्टर और 15 से 20 सिपाही हमेशा चेक पोस्ट पर मौजूद रहते हैं। चेकिंग बेसिकली ARTO जो वाहन का टेक्निकल पार्ट है वो चेक करता है और उनको ग्रीन कार्ड इश्यू करता है जब सब ओके होता है। और वाहन में जो लोग बैठे हैं, जो यात्री हैं, उनको चेक हम लोग करते हैं। अलका कुशवाहा। आप जा रही है यात्रा पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देश से अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और देश में शांति बन हो जाए, बस यही। जैसे आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? यूपी में काफी परेशानी हुई होगी। नहीं, हाँ थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब इधर आके अच्छा लग रहा है। कहीं जाम तो नहीं मिला आपको? नहीं, अभी तो कहीं नहीं मिला। अभी तो भगवान देश की तरक्की, विकास, उन्नति और पड़ोसी देश से चलता है उसमें शांति बाहर हो जाए। देश जंग की चपेट में है, जंग हो रही है बॉर्डर पे, उसका उनके लिए तो हम बड़ी प्रे करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं, मतलब कि वो सफल हों अपने उद्देश्य के अंदर और सर भारत एक महान राष्ट्र और बने, सुदृढ़ बने। तो उधर देहरादून के ISBT क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है। दरअसल RTO संदीप सैनी ने रोडवेज और लोकल वाहनों को निर्देश दिया है कि बस अड्डे के बाहर सवारी ना भरे और इसके साथ ही उन्होंने निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसमें जो ISBT हमारा एक मेन जंक्शन है और शहर का हमारा फेस होता है, कोई भी अगर आता है तो उसमें वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। उसमें हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ जहाँ से मूवमेंट होनी है, सपोज रोडवेज की ही गाड़ियाँ हैं, अगर उनका मूवमेंट अंदर से होना है, सवारियाँ वो अंदर ही छोड़ें और सवारियाँ वो अंदर से ही बिठाएं जिससे जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसको एनफोर्स किया जाएगा पहला। दूसरा, जो हमारे जो लोकल ट्रैफिक है, जैसे हमारे विक्रम्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या हमारे मैजिक हैं, वो उस चौराहे पे बिल्कुल ISBT के सामने खड़े होकर सवारियां ना भरें। ये हम अपने एनफोर्समेंट से इंश्योर करवाएंगे। पुलिस को भी इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे जिससे हमारा जो चौराहा है वो फ्री रहे, ट्रैफिक फ्री रहे, क्योंकि थोड़ी भी देर के लिए अगर कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी रुकती है तो एटलीस्ट 4-5 गाड़ियों का स्पेस घेरती है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं, जो हमारे शहर के व्यस्तम चौराहे हैं, या अगर हम रिस्पना की भी बात करें, रिस्पना पुल पे और चौराहों पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, मैजिक, विक्रम, ये वहां रुक के सवारी ना भरें। कम से कम 100 मीटर आगे, 100 मीटर पीछे तक खाली रहे, ताकि ट्रैफिक का इजी और स्मूथ मूवमेंट रहे। इसको हम पुलिस के साथ बैठ के एक बैठक भी करेंगे
और इन जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे मैजिक वाले, विक्रम वाले, इन सबको बुला के पहले डायरेक्शन देंगे। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर एनफोर्समेंट की स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। तो उधर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव गृह शैलेश बघोले और साथ ही डीजीपी दीपम सेठ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिशा निर्देश भी जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि आपदा के समय यह केंद्र राहत कार्यों के समन्वय में अहम भूमिका निभाता है, लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाना आवश्यक है। तो वहीं राज्य में जारी चारधाम यात्रा के बीच देहरादून के हरबरपुर स्थित पंजीकरण केंद्र पर तेज तूफान और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस और प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। तो कैसे देख रहे हैं, तो क्या कुछ रहा है प्रभाव? यहाँ पे अभी थोड़ा 30-40 सेकेंड का बहुत जोरदार तूफान आया था, पर अभी फिलहाल सब कुछ व्यवस्थित है और अच्छे से सब है, किसी को कुछ लगी वगी नहीं है। पुलिस तो एकदम बढ़िया है, व्यवस्था एकदम ज़बरदस्त। सबसे पहले तो हम लोग बस में थे, जब हमने ये देखा तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। हमारे ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उनको रोक दिया गया, और जब हम यहाँ पे उतरे तो हमारे उतरने के पहले ही यहाँ पे पुलिस तैनात थी अपने अपने पॉइंट पे। 20 से 25 पुलिस थी और उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि हमें कैसे बस से उतर के एक सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाना है। ये जो बस अड्डा हरबरपुर पे रजिस्ट्रेशन और होल्टिंग स्थान बनाया गया था, ये अभी जो तेज़ आंधी आई उसमें टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन ये जो यहाँ पे पुलिस उपलब्ध पुलिस बल था उनके द्वारा जो यात्री यहाँ पे थे उनको जो निर्मित भवन है बस अड्डे का, पक्का निर्मित भवन है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए किसी भी यात्री को किसी प्रकार की चोट आदि नहीं हुई है, ना ही कोई जनहानि हुई है, तो हमारे द्वारा ये व्यवस्था की। अभी कुछ समय पहले, थोड़ा आधा पौन घंटे के पहले लगभग मैं बाजार से इधर ही को आ रहा था, तो काफ़ी बहुत ही तेज़ तूफान चला जो चारों तरफ से घूमा। तो उसी टाइम हमारे प्रशासन, पुलिस वाले और हमारे नगर पालिका के कुछ कर्मचारी और हम सब मिलके सब यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान, जैसे ऐसी प्राकृतिक आपदा जब आती है तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, कुछ 1-2 टेंट फटे हैं, बाकी यात्री सब सेफ हैं और सब खुश हैं और सब अपना पंजीकरण करा के धीरे धीरे यात्रा की। तो उधर देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान पर गंभीर आरोप लगाए। पवार ने कहा कि शंभू पासवान ने गलत तरीके से मेयर पद हासिल किया है। साथ ही उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के जजमेंट्स की जांच न किए जाने का भी आरोप लगाया। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।